हेलो बच्चों, इग्नू के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वो सभी विद्यार्थी जो पहले से निर्माण कैंपस सुनाम परिवार के सदस्य हैं और वह विद्यार्थी जिन्होंने अभी अभी इस नए सेशन में निर्माण कैंपस सुनाम इग्नू को ज्वाइन किया है, उन सबको मेरा बहुत प्यार भरा स्नेह आशीष। बच्चों, मैं आप सबका प्यारा डॉक्टर हरिंदर कुमार एक बार पुनः एक नए विषय और एक नई क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आप सबने मैसेज, ईमेल और आपके जो सुझाव हैं वो हमें निरंतर मिलते रहते हैं और इन्हीं सुझावों को, आपकी बातों को ध्यान में रखकर ही हम कोशिश करते हैं कि जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स आपको बना करके भेजे जाएं। हम सर्वदा यह कोशिश करते हैं कि आपके निर्धारित पाठ्यक्रम को सहज से सहज तरीके से आपको पढ़ाएं और हम सब भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा रखते हैं कि आप भी मन लगा करके अपनी पढ़ाई करें। बच्चों, आप सबको पता है कि समय कैसा चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस दौर में भी हमने अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर जारी रखनी है और इस महामारी का, इस बीमारी का आपकी पढ़ाई पर, आपकी सेहत पर कोई असर ना हो, इस बात का हमने पूर्णतः ध्यान रखना है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा विषय पर आता हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है भाषा और संप्रेषण। भाषा क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के मूल तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि, इन सब बातों पर बातचीत करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में केवल इतना बताना चाहूँगा कि हमने भाषा और संप्रेषण जो इकाई है, खंड 1 है इकाई, जिसका कोर्स कोड BHDAL 137 है, उसको हमने पढ़ना कैसे है, उस इकाई को हमने तैयार कैसे करना है। ठीक है जी। और ये सब हमने परीक्षा की जो हमारी दृष्टि है, परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के ही हमने इसे बनाना है। ठीक है बेटे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधा विषय पर आते हैं कि हमने पढ़ाई, इस इकाई को तैयार कैसे करना है। ठीक है। हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल पाठ्यक्रम का यह पहला खंड है। 6 इकाइयों में विभाजित इस खंड में भाषा और संप्रेषण पर विचार किया गया है। संप्रेषण के क्रम में हम भाषा के विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तर जो है उनका उपयोग हम करते हैं। संप्रेषण मुख्य रूप से बोलकर और लिखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से भी अपने भावों को, अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। इसे उच्चरित भाषा, लिखित भाषा और आंगिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों भाषिक अभिव्यक्तियों पर हमने इस खंड की अलग अलग इकाइयों में विचार किया है। अब ये इकाइयां कौन सी हैं, पहली इकाई में क्या है, दूसरी में क्या है, कितनी इकाइयां हैं, इसके बारे में बताता हूं। संप्रेषण के मूल तत्व शीर्षक पहली इकाई में संप्रेषण के मूल तत्व जो हैं उन पर विचार किया गया है। इसमें क्या है बच्चों, इसमें संप्रेषण के अर्थ, इसके विविध रूप, प्रयोजन तथा प्रक्रिया को स्पष्ट करने के साथ साथ ही संप्रेषण की विशेषताओं और उसमें आने वाले अवरोधों की चर्चा की गई है। खंड की दूसरी इकाई उच्चरित और लिखित भाषा। दूसरी इकाई का नाम क्या है, उच्चरित अर्थात उच्चारण,
ठीक है, बोले जाने वाली भाषा और लिखित भाषा। संप्रेषण के तत्व हैं। इस इकाई में उच्चरित और लिखित भाषा की प्रकृति, भेद, प्राकर्य तथा लिखित भाषा और उच्चरित भाषा के परस्पर संबंधों पर भी विचार किया गया है। और खंड 1 की तीसरी इकाई में क्या है? आंगिक भाषा और संप्रेषण। इस इकाई का नाम है आंगिक भाषा और संप्रेषण। आंगिक भाषा अर्थात जो हम बिना बोले, इशारे से, ठीक है, इशारे से, बिना उच्चारण किए इशारे से कुछ किसी को बात समझाने की कोशिश करते हैं अपने अंगों के प्रयोग से, ठीक है, उसे आंगिक भाषा कहते हैं। संप्रेषण के संदर्भ में आंगिक भाषा के मूलभूत तत्वों, विशेषताओं, प्रकृति और स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। संप्रेषण के विविध रूप शीर्षक ये चौथी इकाई है। इसके अंतर्गत क्या है? मुख्य रूप से साक्षात्कार, संवाद, सामाजिक आदान प्रदान के तौर तरीकों में भाषा के स्वरूप में आए बदलावों का अध्ययन किया गया है। खंड की 5वीं इकाई जो है वो है भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। भाषिक कला अर्थात भाषण देने की कला, उसके विभिन्न पक्षों पर, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार खंड की जो 5वीं इकाई है उसमें किया गया है। इसी प्रकार इकाई 6 में संवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। संवाद होता है डायलॉग्स। हम किसी से किस प्रकार बात करते हैं, हमारा उच्चारण कैसा है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, संवाद प्रेषण का मुख्य आधार है। हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से संवाद संप्रेषित करते हैं। संवाद व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी। इन परिस्थितियों के अनुसार संवाद की संरचना और उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है। इन्हीं पक्षों को इस इकाई में समझाने का प्रयास किया गया है। तो बेटे, मैंने आज की जो ये वीडियो लेक्चर था उसमें आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि खंड 1 जिसमें कुल 6 इकाई हैं उनको हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस इकाई को क्या नाम दिया गया है और उस इकाई के अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है बेटे, अब इसी इकाई एक एक करके हम इसी इकाई पर बातचीत करते चलेंगे। तो पहली इकाई अगली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी पुरानी बातचीत जो हमारी चल रही थी, खंड 1 भाषा और संप्रेषण, उसकी पहली इकाई पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयार करना है, किस किस बात पर चर्चा करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का प्रयोजन क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? सफल संप्रेषण हम किसे बोल सकते हैं? इन सब बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। संप्रेषण का अर्थ, इस बात पर चर्चा करते हैं बच्चों। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण एक संवाद है। संप्रेषण एक संवाद है, एक संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है, प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, कोई चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरे की बात हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं। अब ये जो संप्रेषण है, इसका माध्यम है भाषा। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप जो हैं वो संप्रेषण ही हैं। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं,
परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। हम किसी की बात सुनते हैं और समझते हैं कि हमें क्या कहा गया है, कोई काम करने के लिए कहा गया है या किसी काम को रोकने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारी बात का अर्थ समझता है कि हमने उसको क्या कहने की कोशिश की है। संप्रेषण के कुछ रूप होते हैं। अब ये रूप कौन कौन से हैं? रूप से हमारा भाव क्या है? संप्रेषण के जो विविध रूप हैं बच्चों, अगर मैं उनकी बात करूं तो मौखिक सबसे पहले आता है। मौखिक संप्रेषण, मौखिक अर्थात जो हम बोलकर अपने मन के भाव या अपने मन के विचार जो है बोलकर किसी के सामने रखते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट आ गया, अगला जो बिंदु आ गया वो हो गया लिखित। अब एक तो हमने बोल के अपनी बात किसी को कही, किसी ने बोला और उसकी बात हमने सुनी। दूसरा है लिखित, लिखित में अपनी बात को कहना और लिखित में किसी की बात को पढ़ना, पढ़ के अर्थ ग्रहण करना। इसी की एक मेरे छोटी सी मन में बात आ गई। जब हमने इससे पिछली इकाई में पत्राचार की बात की थी। पत्राचार अर्थात किसी को पत्र लिखना, उसमें कई तरह के पत्र थे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो ये सब भी क्या थे? ये लिखित में अर्थात लिखित संप्रेषण कि ये एक उदाहरण कह सकते हैं हम इसको, कि कैसे हम लिखकर अपनी बात जो है वो किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, या किसी दूसरे की लिखी हुई भाषा, लिखी हुई बात को हम पढ़कर उसका अर्थ जो है वो समझ लेते हैं। एक तीसरी बात इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, वो क्या है? आंगिक संप्रेषण। बहुत से बच्चों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है कि आंगिक संप्रेषण का क्या अर्थ है, आंगिक संप्रेषण क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। तो बच्चों, जहां हम ना तो बोलें और ना हम लिखें, केवल इशारे से अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश की। अब मान लो मैंने हाथ हिलाया ऐसे, तो इसका मतलब मैंने किसी को बाय बाय टाटा कर दिया, है ना? किसी को मैंने बाय बाय टाटा कर दिया, वो समझ गया कि इन्होंने मुझे जाने के लिए अंतिम विश जो है वो कर दी। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने किसी को हाथ जोड़े तो मैंने उनका बिना बोले बिना लिखे उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर दिया, अर्थात उनको मान सम्मान मैंने दिया। तो ये है आंगिक संप्रेषण, जहां हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का, हाथ का, आंखों का, किसी भी अंग का इस्तेमाल करके हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, या किसी दूसरे की बात जो है वो समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आंगिक संप्रेषण। तो इसके बाद संप्रेषण का जो अगला माध्यम है वो है संचार माध्यम। अब संचार माध्यम कैसे? जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट सिस्टम, न्यूज़पेपर, अखबार, है ना? तो ये भी क्या है? ये भी संचार के अलग अलग माध्यम हैं। ये भी संप्रेषण करते हैं, मतलब इनके अंदर इनसे देख करके हम जो सीखते हैं, और जो टीवी पर, रेडियो पर या न्यूज़पेपर्स में खबरें आई हैं, वो हम न्यूज़ आई हैं, कोई खबर आई है, तो देश और विदेश के बारे में जानकारी, खेल कूद के बारे में जानकारी, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हम वहाँ से ग्रहण करते हैं। ठीक है जी? तो ये जो संप्रेषण है, ये क्या है? व्यक्तिगत जरूरत है, संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सूचना के लिए आवश्यक है, आपस में बातचीत करने के लिए, आग्रह करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इन सब बातों के लिए संप्रेषण जो है वो हमारे जीवन में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखता है। अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है।
संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। तो अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो संप्रेषण की प्रक्रिया जो है उसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या? पहली प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा प्राप्तकर्ता। ध्यान से सुनिएगा, प्रक्रिया क्या है संप्रेषण की। यहां 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, प्रेषक। प्रेषक मतलब भेजने वाला। मैं किसी को कोई संदेश भेज रहा हूं या कोई मुझे कोई संदेश भेज रहा है। अब इसमें देखो 2 चीजें आ गई। पहली, प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है। दूसरा, जो संदेश उसके द्वारा भेजा जा रहा है वह संदेश। और तीसरा, इसकी प्रक्रिया में क्या आता है? प्राप्त करने वाला। अब मैंने किसी को भेजा संदेश तो किसी ने प्राप्त भी तो किया, तो मतलब 3 चीजें हो गई। पहला प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा प्राप्तकर्ता। अब आगे थोड़ा सा बेटे चलते हैं। एक एक बात जो है हम लोग यहां स्पष्ट करते हुए चलेंगे ताकि आपको पढ़ते हुए इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि संप्रेषण जो है वो क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, या संप्रेषण में अवरोधक तत्व क्या है। संप्रेषण के अवरोधक तत्व की अगर मैं बात करूं तो संप्रेषण में सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी भाषा को, हम अपने विचारों को, हम अपने मन के भावों को अगर स्पष्ट रूप से किसी के सामने रखने में नाकामयाब रहते हैं तो वहां हम क्या कहेंगे कि यहां संप्रेषण में अवरोध हुआ। अब कैसे? इसकी एक छोटी सी उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं बुझा दो। मैं एक शब्द बोलता हूं, मैं कहता हूं, एक वाक्य बोलता हूं बुझा दो। अब ये जो बुझा दो शब्द मैंने बोला, वाक्य बोला, तो इसमें मैंने अपनी बात अधूरी कही। अधूरी कैसे कही? मैंने कहा बुझा दो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि क्या बुझा दो। लाइट बुझा दो या मोमबत्ती बुझा दो, है ना? तो कुछ भी बुझाना, दिया बुझा दो, लाइट बुझा दो, मोमबत्ती बुझा दो, तो लेकिन मैंने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। मैंने केवल इतना कह दिया कि बुझा दो। तो यहां क्या है? संप्रेषण जो है वो अवरोधक होगा। संप्रेषण में अवरोध पैदा हो गया, अर्थात हमारी जो बात है उसका पूर्णतः अर्थ जो है दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाया। ठीक है? एक और उदाहरण, छोटी सी उदाहरण आपको एक और बताता हूं। मैं कहता हूं चल पड़ी। मैं एक वाक्य बोलता हूं चल पड़ी। अब ये चल पड़ी जो शब्द है ये क्या है? ये भी संप्रेषण जो है, यहां भी संप्रेषण में अवरोध पैदा हुआ है। ये वाक्य भी क्या है? ये अधूरा है। ठीक है? क्या चल पड़ी? रेलगाड़ी चल पड़ी, बस चल पड़ी, या कोई बंद घड़ी थी, कोई बंद घड़ी थी जिसको थोड़ा सा हिलाया डुलाया और वो चल पड़ी। तो बात को समझना कैसे है बेटे कि जहां पर हमारी बात अधूरी हो या हमारे शब्दों का चयन ऐसा हो कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात को, वो हमारी बात के अर्थ को पूर्णतः ग्रहण ना कर पाए, तो वहां हम क्या कहेंगे? वहां हम कहेंगे कि यहां संप्रेषण में अवरोध हुआ है। और इसमें एक छोटी सी बात और शामिल करना चाहता हूं, वो है कि बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग। अब देखो, हर व्यक्ति हर भाषा में निपुण नहीं होता। हर व्यक्ति हर भाषा में निपुण नहीं होता। अब मान लो मैं किसी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं जो सामने वाले को नहीं आते, तो वहां भी मैं क्या कहूंगा कि यहां भी संप्रेषण में अवरोध है,
क्यों? क्योंकि वो मेरी भाषा को, वो मेरी बात को समझ नहीं पाया, वो मेरी बात का सही और स्पष्ट अर्थ जो है वो ग्रहण नहीं कर पाया। ठीक है बेटे। तो इस प्रकार जो आज का ये वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या जानने की कोशिश की कि संप्रेषण जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसके अलग अलग मौखिक संप्रेषण हो गया, आंगिक संप्रेषण हो गया, लिखित संप्रेषण हो गया, या संचार के माध्यमों से हम संप्रेषण एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। व्यक्तिगत जरूरत है, ये संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये मनोरंजन के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि संप्रेषण में अवरोध जो है वो कैसे होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर बात करेंगे अगली इकाई की। धन्यवाद।